दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जब से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले नेता अमित शाह की भूमिका क्या अब सीमित होनी शुरू हो गई है? दरअसल देश के बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार की गिनती सबसे पहले आती है, महाराष्ट्र की भी आती है, लेकिन बात आज हम यूपी और बिहार की कर रहे हैं। और क्या यूपी और बिहार के मामले से अमित शाह को अब किनारे कर दिया गया है और अमित शाह को उत्तर प्रदेश और बिहार में सीमित भूमिका या नगण्य भूमिका में छोड़ दिया जाना क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके घटते कद का संकेत है? दरअसल सियासत बड़ी ही बेरहम होती है और सियासत में एक गठबंधन की वास्तविकता होती है तो पार्टी के अंदर आंतरिक सत्ता समीकरणों, इंटरनल पावर इक्वेशन की भी बड़ी भूमिका होती है। एक तरफ जहां बातें ये चलती है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन, और जब उत्तराधिकारी की बात यदि 4 जून 2024 के पहले पूछी जाती तो स्वाभाविक है नंबर 1 पर अमित शाह और नंबर 2 पर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता। लेकिन अब नंबर 1 और नंबर 2 की बात छोड़िए, अब तो देवेंद्र फडणवीस भी नरेंद्र के बाद देवेंद्र, इस तरह का माहौल देश के अंदर बनने लगा है। तो नरेंद्र के बाद देवेंद्र के दौड़ में अमित शाह की क्या भूमिका है? दरअसल इस भूमिका से थोड़ा इतर जाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में जहां मामला उलझा हुआ दिखता है, खासकर बाबा साहब पर संसद में दिए गए शाह के बयान के बाद जिस ढंग से हालात बदले हैं, उस बदले हुए हालात में पल्लवी पटेल, आशीष पटेल, इन सारे विवाद को एक चश्मे से देखने की कोशिश करें, 2-3 बातें साफ होती है। अभी बिहार पर भी आएंगे, नीतीश कुमार की भी बात करेंगे, लेकिन जरा उत्तर प्रदेश के हालात को पहले देखना जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे आशीष पटेल वाला मामला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में यह उम्मीद की जा रही थी कि अमित शाह की भूमिका बढ़ेगी, और अमित शाह की भूमिका जब बढ़ेगी तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में सियासत की वास्तविकताओं को समझते हुए, जमीनी हकीकत को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी जिस उलझन में है कि ठाकुर मुख्यमंत्री हटाए, पिछड़ा मुख्यमंत्री लाए, ठाकुर मुख्यमंत्री बनाए रखे तो पिछड़े वर्ग की नाराजगी झेले, और ठाकुर मुख्यमंत्री हटाए तो ठाकुरों की नाराजगी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देशव्यापी स्तर पर झेले। इन सब के बीच जब बाबा साहब वाला मामला सामने आया तब एक रास्ता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखा कि ठाकुर बनाम पिछड़ा वर्ग के विवाद के बीच क्यों ना उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति को मौका दिया जाए। दलित मुख्यमंत्री के सहारे बाबा साहब वाले बयान को ही दूसरी तरफ किनारे लगा देने की कोशिश में एक नए प्रयोग की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला जिस रूप में चल रहा है उसमें पल्लवी पटेल का बयान देखिए। क्या है पल्लवी पटेल का बयान? वो तो धरना दे रही है। वो बयान दरअसल ये है कि नोएडा के एक स्टूडियो में सब कुछ हो रहा है। इशारा किसकी तरफ है कहने की जरूरत नहीं है। नोएडा में तमाम चैनलों के स्टूडियो है। अब किस एक चैनल की तरफ उनका इशारा है दर्शक बखूबी समझते हैं, और उन चैनल मालिक की कितनी गहरी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 नेता से है यह भी सभी जानते हैं। बात वहीं तक नहीं है, बात दरअसल उससे आगे की है, और आगे की बात यह है कि आखिर अमित शाह की राष्ट्रीय राजनीति में जो भूमिका है उस भूमिका को किसने तय किया है? बिना किसी विवाद के, बिना किसी लाग लपेट के कहा जा सकता है कि अमित शाह की भूमिका को गुजरात से उठाकर दिल्ली लाने में नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही है, जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अमित शाह की भूमिका को सीमित रखा। गुजरात में वही होता है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। पीएमओ के द्वारा सीधे सीधे सीएमओ को किस तरह से प्रभावित किया जाता है, इस बात में अब कहीं कोई दबी ढकी चीज नहीं रह गई है। सब कुछ सबके सामने है, और सब कुछ जब सबके सामने है तो उसके बाद गुजरात का यूपी कनेक्शन देख लीजिए। गुजरात के सीएमओ में तैनात एक अधिकारी थे AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा। वो अब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंख, नाक और कान है। और वहीं
गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद उनकी उत्तराधिकारी बनी बतौर मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके राजनीतिक इक्वेशन बहुत अच्छे नहीं है। वो अभी उत्तर प्रदेश के राजभवन में है, राज्यपाल की भूमिका में है। यानी उत्तर प्रदेश में अमित शाह के अलावा एक पैरेलल सिस्टम भी, समानांतर सिस्टम भी नरेंद्र मोदी ने डेवलप कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। एक तरफ आनंदीबेन चैनल, आनंदीबेन पटेल के माध्यम से स्वाभाविक है राज्यपाल के तौर पर एक भूमिका भी होती है कि केंद्र को राज्य की स्थिति से अवगत कराते रहना, और दूसरा AK शर्मा वाला चैनल। तो जब ये दो चैनल खुले हुए हैं तो आशीष पटेल के पीठ पर चाहे जिसका भी हाथ हो, वो जिसके भी इशारे पर वो सारा खेल कर रहे हो, वो जिसके भी इशारे पर मुख्यमंत्री के दो करीबी अधिकारी, जिसमें UP-STF के एक चीफ भी बताए जाते हैं कि कथित तौर पर उन पर भी वो निशाना साध रहे हैं, और साथ साथ आशीष पटेल उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर सिंह पर भी निशाना साध रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की ठाकुर लॉबी यानी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीब समझे जाने वाली लॉबी पर वो निशाना साध रहे हैं। और वो निशाना वो किसके इशारे पर साध रहे हैं, ये भी बात सब लोग समझते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाकर, मुख्यमंत्री पद से हटाकर और सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के साथ ही उत्तराधिकार की जंग लड़ने में, जो कहा जाता है कि शाह साहब का सबसे पसंदीदा राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? फिलहाल तो लगता नहीं है। लगता इसलिए भी नहीं है कि ठाकुरों की नाराजगी अगर देशव्यापी हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, और बात OBC पर आएगी तब भी भारतीय जनता पार्टी नुकसान की तरफ जाएगी। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में बीजेपी कैच-22 सिचुएशन में है। लेकिन अमित शाह की भूमिका उत्तर प्रदेश में बहुत सीमित है, बहुत सीमित हो गई है। अब जरा उससे आगे बिहार की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में अमित शाह की भूमिका क्या है? एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में आप सबने देखा कि किस तरह से बिहार के चुनाव के बाद की परिस्थितियों और 2025 के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव के बाद NDA को यदि सत्ता मिली तो नीतीश कुमार को बनाए रखने को लेकर जो सवाल पूछा गया, उस पर बड़े करीने से अमित शाह ने एक गोलमोल सा जवाब दे दिया। और उस गोलमोल से जवाब के बाद जो बिहार की सियासत गरमाई, उस गरमाई हुई सियासत के बीच में लालू यादव ने अपनी तरफ से निमंत्रण भी दे दिया। और इन सब के बीच चर्चा थी कि अमित शाह 5 और 6 जनवरी को पटना में होंगे, सुशील मोदी की जयंती के कार्यक्रम में भाग लेंगे। वो कार्यक्रम भी नहीं हुआ, अमित शाह पटना नहीं गए। अब वो कार्यक्रम टल गया, रद्द हो गया, या पटना जाने का कार्यक्रम फिक्स ही नहीं हुआ था, इसको लेकर तमाम बातें चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अमित शाह और टीम अमित शाह से कितनी नजदीकियां है, ये कहने की जरूरत नहीं है। नजदीकियां कम और दूरियां ज्यादा है। अब आप देखिए, प्रशांत किशोर जब JDU में आए थे तब क्या कहा था नीतीश कुमार ने कि भाजपा के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर हमने पार्टी में लिया था। जिनको बकौल नीतीश कुमार ने लिया था अमित शाह के कहने पर पार्टी में, उन्हें तो पार्टी से निष्कासित कर दिया। और फिर अमित शाह की टीम जो बिहार में बतौर प्रभारी, मसलन भूपेंद्र यादव हो या दूसरे लोग हों, जिस तरह से नीतीश कुमार को कट टू साइज करने की कोशिश 2020 के चुनाव में की गई, चिराग मॉडल की पूरी स्क्रिप्ट रची गई, उसके बाद तो सवाल ही नहीं था कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में कोई नजदीकियां बन जाए। राजनीतिक तौर पर कई बार ऐसा होता है कि दिल से दिल मिले न मिले, हाथ से हाथ मिलाकर चलना पड़ता है। स्वाभाविक है कि जब तक नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा है, तब तक दिल से दिल मिले न मिले, हाथ मिलाकर चलना उनकी मजबूरी है। बिहार की राजनीति में बिहार भाजपा के ऊपर भी अमित शाह का प्रभाव अब कम हो रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार के मामले को अब सीधे बिहार भाजपा को अपने हाथ में ले रहे हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण दूसरा है। वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि नीतीश कुमार कहीं बिदक ना जाए। कई सारी परिस्थितियां हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की जरूरत है।
लेकिन अमित शाह को शायद नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। और जब से बाबा साहब पर उनका बयान सामने आया, संसद में दिया गया बयान, उसके बाद से अब चुनावी रैलियों में अमित शाह का कितना इस्तेमाल होगा, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प है। क्या जहां अमित शाह जाएंगे वहां वोट कटेंगे? कई सारी परिस्थितियां एक साथ आकर खड़ी हो गई है कि अमित शाह के हिस्से से भारतीय जनता पार्टी के मामले में, गृह मंत्रालय के मामले में नहीं, गृह मंत्रालय का मामला सरकारी मामला है, भारतीय जनता पार्टी के मामले में, बीजेपी के इंटरनल अफेयर्स में अमित शाह की भूमिका अब गुजरात में पहले से ही सीमित है, यूपी बिहार में उनका पॉलिटिकल स्पेस सीमित होता जा रहा है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस काबिज हो गए हैं। तो क्या अब छोटे राज्यों और अनफुलफिल्ड टास्क, यानी ऐसा टास्क जो अब तक बीजेपी पूरा नहीं कर पाई, बिहार भी उसमें से एक है, लेकिन बिहार को छोड़कर जो टास्क बीजेपी पूरा नहीं कर पाई, मसलन बंगाल, मसलन तमिलनाडु, मसलन केरल, मसलन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्या यहीं तक अमित शाह की भूमिका अब रह गई है? कई सारे सवाल एक साथ इस रूप में खड़े हो जाते हैं जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर के सत्ता समीकरण और भविष्य की दावेदारी के साथ साथ एनडीए जिस रूप में चल रहा है, उसे चलने चलाने और भविष्य में उसे बनाए रखने, उसके स्वरूप को बड़ा करने या उसके स्वरूप को छोटा करने, हर तरीके से अमित शाह की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक रूप से कोई अमित शाह से सहमत हो या असहमत हो, जैसे योगी जी की यूएसपी है, वैसे ही अमित शाह जी की भी एक यूएसपी है। योगी जी की एक यूएसपी है कि ईमानदार आदमी है, साफ सुथरे व्यक्ति हैं, प्रशासन को हाई हैंडेडनेस के साथ हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीजें हैं उनके प्लस पॉइंट, सबके माइनस पॉइंट होते हैं, उनके भी है। इसी तरह अमित शाह की भी एक ताकत है। अमित शाह की ताकत बैकरूम पॉलिटिक्स में है। अमित शाह की ताकत भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कैसे किया जाए उस मामले में है। अमित शाह की ताकत प्रबंधन के साथ साथ छोटे गठबंधन सहयोगियों को साथ रखकर और कैसे छोटा किया जाए और बीजेपी के स्पेस को और कैसे ऊंचा किया जाए, इसमें भी है। लेकिन क्या यह भूमिका उत्तर प्रदेश और बिहार में अमित शाह निभाने की स्थिति में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का संसद के समीकरणों को देखते हुए और वोटों के समीकरण को देखते हुए, गठबंधन के सूरत हाल को देखते हुए, क्या यह बेहद रिस्की अफेयर हो जाएगा, जोखिम भरा मसला हो जाएगा? दरअसल कई तरह की चीजें एक साथ हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को देखें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहां साफ दिखता है कि एक तरफ मंडल पॉलिटिक्स होती है तो दूसरी तरफ अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स भी होती है। मंडल पॉलिटिक्स के दायरे में योगी आदित्यनाथ येन केन प्रकारेण घिरते जा रहे हैं और उस घिरने का नतीजा ही था कि लोकसभा चुनाव में पीडीए और संविधान बचाओ का मुद्दा, यानी ओबीसी वर्ग की जाति जनगणना की मांग पीडीए के फॉर्म में और संविधान बचाओ का मुद्दा दलित आइडेंटिटी और बसपा के कमजोर पड़ने के बाद नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश के रूप में जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के आसपास क्लब हुआ, उसने नतीजे को इंडिया अलायंस के पक्ष में मोड़ दिया। यह उत्तर प्रदेश की परिस्थिति है। अब उस परिस्थिति में अगर अमित शाह की भूमिका उत्तर प्रदेश में सीमित हुई है तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी उत्तर प्रदेश में अब 17, 19, 22 वाली नहीं है। कहीं ना कहीं चाहे मीडिया का दुष्प्रचार ही क्यों ना हो, ये टी सीरीज वाली बात, ठाकुर लॉबी वाली बात इस रूप में फैल गई है, फैला दी गई है जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। रही बात बिहार की, तो जब बिहार में सत्ता के मुखिया के साथ ही आपके संबंध ठीक नहीं हो तो किस रूप में इसे देखा जाए? उत्तर प्रदेश में सत्ता के मुखिया के साथ साथ वोटों के समीकरण में भी फिट होने में दिक्कत, और बिहार में सहयोगी दल जिसके हाथ में सत्ता की कमान है उसके मुखिया के साथ आपके समीकरणों के फिट ना होने की स्थिति। इन दोनों ही परिस्थितियों में यूपी और बिहार की कमान भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति में अमित शाह से काफी हद तक छूटती हुई दिख रही है। और इस छूटती हुई कमान को पाने के लिए स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन आते हैं उसका भी इंतजार करना होगा, क्योंकि भाजपा का अगला अध्यक्ष गुजरात लॉबी की मर्जी से होगा
भाजपा का अगला अध्यक्ष नागपुर में संघ की लॉबी की मर्जी का होगा। भाजपा का अगला अध्यक्ष गठबंधन की सियासत को साधने में एनडीए संयोजक की भूमिका जैसी भूमिका निभा पाने की हैसियत रखने वाला व्यक्ति होगा, या भाजपा का अगला अध्यक्ष सीधे सीधे जेपी नड्डा की जगह नरेंद्र मोदी का पसंदीदा कोई दूसरा व्यक्ति होगा। ये 4 परिस्थितियां हैं और इन 4 परिस्थितियों में यह तय होना है कि अमित शाह की भूमिका अब और बढ़ेगी या यूपी बिहार में उनका स्पेस सीमित होने के बाद और दूसरे राज्यों में भी उनका पॉलिटिकल स्पेस सीमित होता जाएगा। अगर बिहार में नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर चले जाते हैं तो तय मानिए अमित शाह को अपनी भूमिका बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि तब वो नरेंद्र मोदी के सामने ही ये कह पाने की स्थिति में होंगे कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन नीतीश कुमार यदि बने रहते हैं तो तय मानिए कि बिहार में अमित शाह की भूमिका छोटी से और छोटी, अत्यंत छोटी होती चली जाएगी। और सबके बीच सियासत के चाल चरित्र और चेहरे को देखने के लिए कांग्रेस की तरफ से जो खबरें आ रही है कि अब उसने इंडिया गठबंधन के सामने वैकल्पिक सरकार के मुद्दे पर हाथ खड़े कर दिए हैं। साफ कह दिया है कि ठीक है, आप ही की बात सही, सहयोगी दलों की ही बात सही, हमारे पास 99 है, यानी कांग्रेस के पास 99 है। 173 का जुगाड़ आप कर लीजिए और आपको लगता है बना सकते हैं केंद्र में सरकार, तो बना लीजिए। तो उस परिस्थिति में संसद के समीकरणों को साधने के लिए नरेंद्र मोदी को अमित शाह की जरूरत है। देश के दूसरे राज्यों के समीकरणों को साधने के लिए नरेंद्र मोदी को अमित शाह की जरूरत है। लेकिन यूपी और बिहार को साधने के लिए अगर नरेंद्र मोदी को अमित शाह की जरूरत है तो उनसे कई गुना ज्यादा योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार की जरूरत है। तो देखते जाइए, सियासत हमेशा जरूरतों के साए में होती है। जरूरतें ही सबसे पहले सियासत की दोस्ती को और सियासत में भूमिकाओं को तय करती है। अगर किसी की भूमिका परिस्थितियों को और ज्यादा बैड टू वर्स यानी खराब से अति खराब कर देने की स्थिति में ले जाती है तो उसे कम किया जाता है, और स्थितियों को बेहतर बनाने की स्थिति में होती है तो उसे बढ़ा दिया जाता है। और इसी भूमिका के बीच में अमित शाह 2014-15 वाले अमित शाह नहीं, बल्कि 2025 वाले जो अमित शाह दिख रहे हैं, आने वाले वक्त में राजनीतिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कद घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि याद रखिए सियासत में संभावनाओं का अंत कभी नहीं होता। सियासत हमेशा संभावनाओं के खेल का सार्वजनिक प्रदर्शन होती है। तो उसमें कब योगी जी की भूमिका बड़ी हो जाए, कब अमित शाह जी की भूमिका बड़ी हो जाए, कब फडणवीस जी की भूमिका बड़ी हो जाए, कब नीतीश कुमार या ममता बनर्जी की भूमिका बड़ी हो जाए, कब राहुल गांधी की भूमिका या खड़गे जी की भूमिका बड़ी हो जाए, कब शरद पवार की भूमिका बड़ी हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सियासत में परिस्थितियां ही, हालात ही सब कुछ तय करते हैं। आज की तारीख में इतना जरूर है कि हालात अमित शाह की सियासी मंसूबों के बहुत अनुरूप नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।